everyone and welcome to our channel Grounded to Grow। तो कल जैसे कि हमने चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, आज हम उसके बारे में और पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 टॉपिक किए थे, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी डायमेंशंस, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है, कितने पार्ट्स में उसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू इकोनॉमी। और इकोनॉमी किसके बेसिस पे चलती है? करेंसी के बेसिस पे। और करेंसी किसके हैंड्स में होती है? RBI, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो डिसीजंस RBI लेती है रिलेटेड टू द इकोनॉमी, उसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कहा जाता है। अब वो डिसीजंस किस तरीके के हो सकते हैं? लाइक रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, मतलब इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एनी कमोडिटी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपने नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा रेट पे मिल रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। और FER मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब जब हम किसी दूसरी कंट्री से डील करते हैं तो उसके लिए हमें उनकी करेंसी के भी रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ताकि उन्हें हम एक्सचेंज कर सकें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे रिलेटेड डिसीजंस जो RBI लेती है इकोनॉमी के लिए, उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब सिंपली चेंज इन सोसाइटी। चेंज इन सोसाइटी को हम ले सकते हैं लाइक सपोज पहले फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड वर्क, बट नाउ दे आर गोइंग आउट एंड वर्किंग। तो पहले लाइक जो फीमेल्स थी उन्हें सिर्फ कुछ ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी बिकॉज दे वर just a part of their house, but now they are moving out, so they need more things and like many more. So there is a change in their thinking, in their lifestyle, and that's why it is called a change in society and it's a part of social environment. Next है political environment। पॉलिटिकल से रिलेटेड आते ही पॉलिटी आ जाती है हमारे माइंड में। और पॉलिटी में क्या क्या आते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई न्यू अमेंडमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ न्यू स्कीम लॉन्च की, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कोई लाइक कन्फ्लिक्ट हुआ या फिर दो ने एक साथ मर्ज होके पार्टी फॉर्म की, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है चेंज इन द टेक्नोलॉजी। लाइक अब 4G था लेकिन अब 5G आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है लेजिस्लेशन से दैट आर पास्ड और द एक्ट्स। इसको आप एक तरीके से कोर्ट से भी लिंक कर सकते हो। एक्ट्स या फिर जो कोर्ट में पास होते हैं एक्ट्स, उनको हम लीगल के अंदर कहते हैं। तो ये है हमारी 5 डायमेंशंस: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। सोशल और टेक्नोलॉजिकल तो इजीली हो जाती है, लेकिन ये जो तीनों हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो इकोनॉमिकल के लिए हमेशा वो लिखो जो इकोनॉमी और RBI से रिलेटेड हो। पॉलिटिकल के लिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, और जो इन दोनों में भी नहीं है वो ऑब्वियसली लीगल में ही आएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो बिजनेस स्टडीज़ में ऐड हुआ है, डीमोनेटाइजेशन, जो कि हुआ था नवंबर 8, 2016 को, जिसमें क्या किया गया था? 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया गया था।
मतलब उनको इनवैलिड करेंसी घोषित कर दिया गया था। अब हम देखते हैं, ये तो हमें पता थी कि क्या हुआ था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी फ्रॉम इट्स लीगल टेंडर स्टेटस, और इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग अ करेंसी इनवैलिड। डिमोनेटाइजेशन का मतलब एक सिंपल टर्म्स में देखिए तो ये एक एक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक करेंसी की यूनिट जो पहले ऑल ओवर द कंट्री लीगली एक्सेप्टेबल थी उसको इनवैलिड घोषित कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ एम, फीचर्स और इम्पैक्ट। अब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो कुछ अचीव करने के लिए ही किया गया था, तो उसका एम क्या था। फर्स्ट वॉज टू कर्ब करप्शन, मतलब जो 500 और 1000 के नोट्स थे अगर हम उनको बंद कर दें तो जिसके पास जितनी ब्लैक मनी थी या जितने करप्शन में वो उसे यूज़ करते थे वो सब इनवैलिड हो जाएगा और उन्हें उसे दिखाना ही पड़ेगा सरकार को। नेक्स्ट है काउंटरफिट देयर यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। बेसिकली उस टाइम पे ये दोनों ही सबसे हाईएस्ट यूनिट थे करेंसी के, मतलब 1000 से बड़ा किसी चीज़ का नोट नहीं आता था, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इलीगल एक्टिविटीज़ में या फिर जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती थी। तो अगर सबसे हाई करेंसी को ही हम डिमोनेटाइज कर देंगे तो जो जिसके पास जितना पैसा होगा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए वो सब स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। नॉर्मली जिसके पास ब्लैक मनी होती है वो भी इसी करेंसी की यूनिट में रखते हैं क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट यूनिट थी। तो अगर ये बंद हो गई, जिसके पास ब्लैक मनी है उसे अपनी करेंसी या तो वाइट करवानी पड़ेगी या फिर उसके लिए उसका सारा पैसा खत्म। नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या थे। फर्स्ट, इट वॉज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, मतलब इससे पहले अगर आपने उस टाइम पे देखा हो कि डिमोनेटाइजेशन से पहले प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा कि अपना पैसा बैंक में रखो, टैक्स डिपॉजिट कराओ, लेकिन जिसने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया था उसके लिए जो मनी थी वो उसके लिए उस टाइम पे प्रॉफिट थी, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसे उसकी मनी चेंज नहीं करवा पाए क्योंकि वो थी ब्लैक मनी, और जिसने प्रॉपर टैक्स जमा कराया था उसको आराम से उसकी जो करेंसी थी वो एक्सचेंज हो गई। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग टैक्स इवेजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी मोर। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, मतलब जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं लेकिन फिर भी किसी ना किसी लूप होल की वजह से टैक्स पे नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने ये दिखाया कि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आगे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी। ऑब्वियसली किसी को कुछ भी खरीदना होगा, 500,000 के नोट तो बंद हो गए, जब तक उसके पास न्यू 500 और 2000 के नोट नहीं आते तब तक वो कहाँ से ट्रांजैक्शंस करे, तो तब उन्हें शिफ्ट करना पड़ा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, जिसमें हमारे वीज़ा कार्ड्स, एटीएम, डेबिट कार्ड्स या फिर पेटीएम वगैरह आ गए थे। अब डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट हुआ जो कैश ट्रांजैक्शंस थी वो कम हो गई। तो ऑब्वियसली जब 500,000 के नोट बंद हो गए तो कोई उसे लेगा नहीं, और इसी वजह से कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई। और डिजिटाइजेशन मतलब कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो गई, और जो अपने पास ब्लैक मनी रखते थे कुछ को अक्ल आ गई कि हमें ये नहीं करना चाहिए और अपने पैसे को वाइट करवा के बैंक में डिपॉजिट करो, जिस वजह से बैंक डिपॉजिट भी इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट है रियल एस्टेट के प्राइस डिक्रीज हो गए। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, जब जो बड़ी करेंसी के नोट्स थे, 500,000 के नोट्स थे, वो बंद हो गए तो लोगों के पास पैसा कम रह गया,
या जो अपनी ब्लैक मनी से परचेज करते थे उनके पास भी पैसा कम रह गया, तो उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो किसी प्रॉपर्टी में उस टाइम पे इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस भी डिक्रीज हो गए। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गई। मतलब जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने भी सोचा कि यार पूरा पैसा ख़त्म होने से तो अच्छा है कि टैक्स पे कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो अपनी जेब में बच ही जाएगा, जिससे टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हो गई। तो ये था डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूरा टॉपिक जो हमारी बुक में दिया गया है। कब हुआ था, किस लिए हुआ था, कब हुआ था, किस चीज़ के लिए हुआ था, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्यों किया गया था, उसके फीचर्स क्या और उसका इम्पैक्ट क्या रहा। एंड डिमोनेटाइजेशन इस चैप्टर में इसलिए डाला गया है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन किया किसने था, हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन इसने पूरी इकोनॉमी, हर एक बिजनेस को इफेक्ट किया था। तो जैसे कि अभी हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में एक ब्रीफ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में 2 बार सबसे ज़्यादा कब इफेक्ट हुआ। मतलब ऐसे कौन से 2 बार थे जब बिजनेस को एनवायरनमेंट ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। वो थे एक तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब बिजनेस को क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे हमारी कंट्री की। और नेक्स्ट है 1991 के रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली हमारी इंडिया में क्या क्या चीज़ें थी और हमारी इंडिया की क्या हालत थी जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए। तो उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी। एग्रेरियन का मतलब होता है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब मैक्सिमम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे इसको प्रूव किया गया सम स्टैट्स के थ्रू। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज इन एग्रीकल्चर। अब किसी भी कंट्री की अगर 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होगी तो वो कंट्री तो ऑब्वियसली एग्रेरियन ही कहलाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 85% लिव्ड इन विलेजेस। मतलब पूरी इंडिया के जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 85% लोग विलेजेस में रहते थे, विलेजेस में रिजाइड करते थे। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है एग्रीकल्चर के टर्म्स में यहाँ पे, कि एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले कभी भी इतने टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं की गई, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट था एग्रीकल्चर में वो बहुत कम होता था और हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, डिस्पेंसरीज नहीं होती थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, जिससे लोगों की जो हेल्थ थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब ये सब तो हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इस सब को रिवाइव करने के लिए या ठीक करने के लिए क्या क्या किया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या क्या किया। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स बनाए। 5 ईयर प्लान्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि उन्हें नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंट्री में क्या क्या करना है, किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना है।
तो इसमें जो स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स थे उनके ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव रहते थे, मतलब 4 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते थे? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। अब हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी से सिंपली लिंक कर सकते हो आप इसे कि इंक्रीज इन द जीडीपी और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन एनुअल ईयर। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमें हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट हो और हम ग्रो कर सके, जीडीपी इंक्रीज कर सके। या फिर इसको हम दूसरी टर्म्स में भी देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, हमें प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी पे मूव करना है। इसे भी एक तरीके की ग्रोथ ही कहा जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हमें किसी भी इस चीज़ को देखना है कि हमारी कंट्री में बायसनेस ना हो, रिच और पुअर का जो गैप है वो हम कम कर सकें, मतलब जो पुअर है उसको भी हम रिच के लेवल पे ला पाए और कोई भी पॉवर्टी लेवल के नीचे ना हो और हर कोई अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए और सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन 2 टर्म्स में हो सकती है, टेक्नोलॉजी और सोशल आउटलुक। मतलब हम मॉडर्न कब हो सकते हैं, हमारी कंट्री कब मॉडर्न हो सकती है? जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें अपने जो हम काम कर रहे हैं उसमें। लाइक हम एग्रीकल्चर में हैं, हम एग्रेरियन हैं, अगर हम फार्मर हैं तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके क्रॉप्स को ग्रो करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल आउटलुक। मतलब जो लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया है उसको बदलना। लाइक पहले कहा जाता था कि females are made only for the house or for the domestic cause, but no, now it's not so. Females are doing work outside also, so this is called change in the thought of the society or the outlook of the society has changed, and this we can say that we have modernized. Last है self reliance. self reliance इसमें बहुत important है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमें अपने ऊपर ही निर्भर होना है, किसी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स या किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं होना है। अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब अपने आप पे निर्भर होंगे, तो 2 बेनिफिट होंगे। एक तो हम इजीली ग्रो कर पाएंगे और दूसरा हमें किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमारी कंट्री को चलाने में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 4 ऑब्जेक्टिव जिसने उस टाइम पे बिजनेस को बहुत इफेक्ट किया अलग अलग तरीके से। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में और उसने बिजनेस को कैसे इफेक्ट किया और बिजनेसेस ने उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई उसको ओवरकम या फिर उसके साथ अडेप्ट करने के लिए।